हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिप। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। हम पढ़ रहे हैं आर एस शर्मा की एशियन इंडियन हिस्ट्री, जिसे पब्लिश किया है ऑक्सफोर्ड ने। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चाहते हो कि आपको हिस्ट्री की, जो हमारा इतिहास है, उसकी पूरी तरह से नॉलेज हो, उसकी आप एक एक बेसिक चीज़ को जान पाएँ, तो उसके लिए तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम जो हमारे 30 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं या देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट भी कर सकती हैं। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएंगे और जो बाकी इंपॉर्टेंट PDF है वो भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 31 को, फ्रॉम एशियन टू मेडिवियल, सोशल क्राइसिस एंड एग्रीगेरियन चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सोशल क्राइसिस थे और जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, एशियन से लेके जो मटेरियल वाला टाइम था, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। द सेंट्रल फैक्टर दैट इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म्ड एशियन इंडिया सोसाइटी इनटू अ मेडिवल सोसाइटी वाज द प्रैक्टिस ऑफ लैंड ग्रैंट। देखिए, एक जो सेंट्रल जो यहाँ फैक्टर की बात की गई है जिसने पूरे एशियन इंडिया सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया मेडिवल सोसाइटी में, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था इसमें वो प्ले किया लैंड ग्रैंट्स ने। ठीक है ना, यहाँ पर जो ज़मीन थी उनको दक्षिणा में दे देना, ठीक है ना, या जो प्रिस्ट वगैरह होते थे, मॉन्क होते थे, उनको गिफ्ट में दे देना, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो चुकी थी। ठीक है, एशियन से लेके मेडिवल टाइम के बीच में, और कहीं ना कहीं यही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसफॉर्मेशन का। हाउ डिड दिस प्रैक्टिस बिगेन ऑन अ लार्ज स्केल। शुरुआत तो हर चीज़ की धीरे धीरे होती है, लेकिन वो चीज़ फिर अपने आप ही एक बड़े स्केल पर पहुंच जाती है। द चार्टर स्टेट दैट द गिवर्स मेनली किंग wanted टू एक्वायर रिलीजियस merit एंड द रिसीवर्स मेनली monks एंड priest नीडेड द मीन टू परफॉर्म रिलीजियस राइट्स। अब देखिए, जो राजा थे वो क्या चाहते थे कि वो बड़ी बड़ी जो लैंड है, ठीक है ना, उनका जो राजपाट है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। उसके लिए उनको ऐसा बताया जाता था प्रिस्ट वगैरह के थ्रू कि अगर आप यज्ञ कराओगे, है ना, दान दक्षिणा करोगे, तो आपको हर जगह क्या मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। वो एक रिलीजन मैरिट को एक्वायर करना चाहते थे जो किंग थे। इसलिए वो क्या करते थे, जो मॉन्क्स होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, वो ज़्यादातर उनको जो रिलीजन राइट्स वगैरह परफॉर्म करवाने के लिए वो उनको लैंड ग्रांट्स दे दिया करते थे कि ठीक है, आप हमारे लिए जो यज्ञ वगैरह हैं, ये रिलीजियस जितने भी राइट्स वगैरह हैं, आप इनको परफॉर्म कीजिए हमारे लिए, है ना, और हम इसके बदले आपको जो लैंड है वो देंगे। However, the practice really came into being because of a serious crisis that affected the Asian social order. अब इस चीज़ का जो बुरा असर पड़ता है वो पड़ता है सोशल ऑर्डर के ऊपर। द वर्ना सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द पीजेंट हु वर कॉल्ड वैश्यास। देखिए, जो पीजेंट्स होते थे उस समय, जो फार्मर्स होते थे, वो कौन सी कैटेगरी में आते थे, वैश्यास में आते थे, और जो लेबर्स होती थी वो आती थी शूद्र में। ठीक है, जो लेबर थी वो शूद्र में आ रही है। द टैक्स कलेक्टेड बाय द रॉयल ऑफिसर्स फ्रॉम द वैश्यास। अब जो ये बड़े बड़े किसान होते थे या जमींदार होते थे, वो किस कैटेगरी में आते थे, वैश्य में। तो ये जो वैश्यास थे, यही क्या करते थे, छोटे छोटे लेबर्स से काम करवा के, टैक्स इकट्ठा करके, एंड एनेबल द किंग टू पे सैलरीज टू देयर ऑफिसर्स एंड सोल्जर। और वो किंग को वो देते थे टैक्स की फॉर्म में, और जो किंग था फिर उसी टैक्स को यूज़ करके जो उसके दरबार में जो भी ऑफिसर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, उनको सैलरी देता था। जो प्रेस्ट वगैरह होते हैं उनको गिफ्ट वगैरह देते थे। परचेज लग्जरी एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम मर्चेंट एंड रिच आर्टिशन। और अपने ज़रूरत की भी जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते थे जो उनकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा ऐश और आराम वाली ज़िंदगी दे सके, उनको वो बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे, रिच आर्टिशंस होते थे, उनसे खरीदते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर किस पर पड़ा, वो था जो छोटे लेबर्स थे, जो छोटे पीजेंट्स थे, उनके ऊपर। However, in the 3rd-4th century, a deep social crisis described as कलयुग in the पुराण। अब यहाँ पर 3rd-4th सेंचुरी के पास एक इतना गहरा सोशल क्राइसिस, मतलब बहुत ज़्यादा, जो हम कहते हैं ना, जो बुरा असर डाल देती है सोसाइटी के ऊपर, एक ऐसा सोशल क्राइसिस देखा जाता है और इसको नाम दिया जाता है कलयुग पुराण के अंदर। Contemporary Puranic texts complain of a situation in which the Varna or social classes had discarded the function assigned to them, and the lower order attempt to arrogate to themselves the status and the function of the higher order. In the other word, to refuse pay taxes and provide free labors. अब वही वाली बात आ गई कि आप किसी से का आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक लिमिट तक वो इंसान बर्दाश्त कर लेगा कि उसकी गरीब है तो इसलिए वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा पक चुका होगा, या उस पर अब वो सब चीज़ें टॉलरेट नहीं होंगी, तो इसीलिए वो क्या कर देगा, वो विरोध करना शुरू कर देगा। अब इनमें क्या हो गया, जो ये हायर ऑर्डर के जो लोग थे और जो लोअर जो ऑर्डर्स के जो लोग थे, इनके बीच में अब धीरे धीरे सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। जो लोअर ऑर्डर्स के जो पीपल थे, उन्होंने
काम करने से, टैक्स पे करने से कर दिया मना, क्योंकि उन पर प्रेशर इतना डाल दिया, उनके खाने के गुजारे नहीं हो रहे और आप उनसे भर भर के टैक्स लिए जा रहे हो, उनसे दिन रात काम करवाए जा रहे हो। तो इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ना तो अब वो कोई टैक्स देंगे और ना किसी भी तरह की प्रोवाइड करेंगे फ्री लेबर को। दिस लीड टू वर्ण संस्कारा और इंटरमिक्सचर ऑफ सोशल क्लासेस एंड द वर्ना बैरियर्स वर अटैक्ड बिकॉज द प्रोड्यूसिंग मासेस वर oppressed with the heavy taxes and imposition but denied protection by the king। ठीक है, तो अब ये जो वर्ना बैरियर थे, है ना, अब इस पर अटैक होने लगा। अब इस पर अटैक होने से क्या मतलब है कि यहाँ पर जो लोग थे वो काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोशल क्लासेस वाली बात तो उठेंगी कि भाई हम ही क्यों करें, जो ये लोग बैठे हुए हैं हमसे ऊपर ये क्यों नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो हैवी टैक्सेस थे उन्होंने ये सब देने से मना कर दिया। जो लोग थे वो एक भारी जो भीड़ होती है उसमें इकट्ठा हो गए, ठीक है, और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे और ना हमें हमारे किंग की कोई प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि किंग तो यही बोलता था ना कि आप मुझे टैक्स दे रहे हो तो उसके बदले मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन उनका तो कहीं से प्रोटेक्शन हो ही नहीं रहा है, उनको तो बल्कि हर कोई दुखी कर रहा है यहाँ पर टैक्स ले लेके, ठीक है, और उनको बार बार फील करा के तुम लो ऑर्डर के हो, तुम्हारा तो काम ही यही है। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि ठीक है हमें कोई हैवी टैक्स वगैरह ये सब नहीं देने और ना हमें किंग के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। दिस स्टेट ऑफ अफेयर इज नॉन एज कलयुग इन द पुराणिक पासेज ऑफ द 3rd-4th सेंचुरी। तो यहाँ पर इस मसले को पूरे को क्या कहा गया, कलयुग कहा गया। और जो अगर आप पुराणिक जो पैसेज वगैरह देखोगे तो उस टाइम पे जो टेक्स्ट वगैरह लिखे गए थे उसमें इस टाइम को कलयुग बताया गया। सेवरल मेजर्स वर अडॉप्टेड टू ओवरकम द क्राइसिस। अब जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कुछ ना कुछ उसको सुधार करने के लिए कुछ ना कुछ जो चेंजेस हैं वो करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ जो स्टेप लेने पड़ते हैं। एट द ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी लॉ बुक ऑफ मनु एडवाइज दैट द वैश्याज एंड द शूद्रा शुड नॉट बी अलाउड टू डिवेट फ्रॉम देयर ड्यूटी। फिर आती है जो कंटेम्प्रेरी लॉ, जो हमारी लॉ बुक है मनु, तो उस मनु में क्या एडवाइस किया गया कि जो वैश्या जो शूद्र हैं उनको इस बात के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ें। एंड दिस मे हैव लेड टू द कोरेसिव मेजर एंड हैव अ मोर इंपॉर्टेंट स्टेप टू मीट द सिचुएशन was to grant land to priests and officials in the lieu of salaries and remuneration. Such a practice had the advantage of throwing the burden of collecting taxes and maintaining law and order in the donated areas on the beneficiaries, which could deal with the recalcitrant peasant on the spot, and the practice could also bring new land under cultivation. Moreover, by implanting Brahmins in the conquered tribal areas, the tribal people could be taught the Brahminical way of life and the need to obey the king and pay taxes to him. यहाँ से देखते हैं अवनीता पढ़ लिया, इसका क्या मतलब निकलता है। पहले क्या हो रहा था, जो जितनी भी लैंड थी वो किसकी थी, वो किंग की थी, और किंग ने जो वैश्याज में जो बड़े बड़े जो पीजेंट्स थे उनको ये बोल दिया था कि आप इस पर काम करवाओ, जो लेबर से काम करवाओ और उनसे फिर टैक्स लो, ठीक है, उनसे काम करवा के और जो भी उनका प्रोड्यूस होता है फिर तुम्हें उनसे टैक्स लेना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो भी खेती बाड़ी होगी वही उसको बेचेंगे और फिर वो हमें सारा टैक्स के फॉर्म में देंगे। अब यहाँ उस टैक्स को किंग लेकर फिर वो उनसे अपने जो ऑफिसर्स वगैरह है उनकी सैलरी देता था। अब इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो लेबर क्लास है वो उस पर तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था टैक्स वगैरह देने का। या तो वो लैंड किसी उसकी होती थी किंग वगैरह की, या फिर जो छोटी मोटी लैंड अपनी उनकी लेबर्स की होती भी थी, पहली बात तो होती नहीं थी, लेकिन फिर भी जो छोटे मोटे पीजेंट होते थे तो उस वो उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, सारा जो टैक्स पे निकल जाता था, उनकी इनकम पे इतना टैक्स लगा दिया करते थे जितना वो कमाते भी नहीं थे। अब यहाँ पर उन सब प्रॉब्लम को थोड़ा हैंडल करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए मनु ने अपनी एडवाइस दे दी। उन्होंने तो ये बोल दिया, जो मनु जो लॉ बुक थी उसने ये एडवाइस दे दी कि वो लोग किसी भी हालत में अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, कि जो सोशल ऑर्डर है उसमें जिसके लिए जैसा काम बताया वो बिल्कुल वैसे ही करना है। अब यहाँ होता क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए ये बोलते हैं कि जो प्रिस्ट वगैरह हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको सैलरी, ठीक है ना, जो टैक्स दे रही है लेबर्स उस फॉर्म में ना देके बल्कि कैसा देना है, आप लैंड दो उन्हें, ठीक है, लैंड दोगे तो वहाँ पर जो लेबर्स हैं उन पर टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी पड़ेगी। लैंड तो आप किसी को भी ऐसे दे दोगे, तो इसीलिए सैलरी की फॉर्म में लैंड दिया जाना शुरू कर दिया और ये प्रैक्टिस इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई और कहीं ना कहीं जो एक बर्डन था टैक्स कलेक्ट करने का वो हो गया कम। और मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द डोनेटेड एरियाज ऑन द बेनिफिशियरी विच कुड डील विद द पीजेंट्स टू द स्पॉट। तो मतलब अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट ये आ गया कि लैंड डोनेट करो, सैलरी हम आपको वैसे नहीं देंगे कि सिक्कों की फॉर्म में दे दी, है ना, या जो प्रोड्यूस आ रहा है उसकी फॉर्म में दे दी, नहीं, सैलरी की जगह आपको क्या मिलेगी, लैंड मिलेगी। अब ये जो प्रैक्टिस थी इससे क्या हुआ, जब लैंड डोनेट करनी शुरू कर दी तो एक नई चीज़ और निकल कर आई कि लोगों को ज़्यादा ज़मीन मिली, किस चीज़ के लिए, कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अब तक जो लोग सिर्फ कॉइन वगैरह लेके अपनी सैलरी उनको मिल रही थी या किसी और फॉर्म में उनकी सैलरी मिली थी, अब उनको लैंड की फॉर्म में मिली। अब जब किसी को लैंड मिलेगी तो लैंड ऐसे तो खाने के लिए देगी नहीं, उस पर क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कल्टीवेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब एक नई लैंड कल्टीवेशन में आ गई। इस तरह से बहुत सारे जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं, जो ट्राइबल जो पीपल हैं, सबको लैंड वगैरह दी गई, ठीक है।
और फिर वो ज़्यादा ज़्यादा जो ज़मीन थी वो कल्टीवेशन में यूज़ आने लगी, और इससे क्या हुआ, जो लोग थे वो थोड़ा सा जो किंग है उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं जो टैक्स था वो भी थोड़ा कम हो गया है, और जितना थोड़ा बहुत टैक्स लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मात्रा थी टैक्स की वो थोड़ी कम हो गई थी अब, तो वो टैक्स भी वो आराम से पे कर पा रहे थे। तो ये था पूरा यहाँ जो कॉन्सेप्ट जो इसमें समझाने की कोशिश करी है। अब बात करते हैं राइज ऑफ लैंडलॉर्ड। अब ज़मीन दान करनी शुरू कर दी, तो अब देखते हैं लैंडलॉर्ड का जो टाइम है वो कैसे आएगा। अब जो लैंड ग्रांट्स है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गए 5th सेंचुरी के आसपास। इसके अकॉर्डिंग टू दिस द ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड विलेजेस फ्री फ्रॉम द टैक्सेस विच वर कलेक्टेड बाय द किंग फ्रॉम द विलेजेस। अब यहाँ पर जो ज़मीनें हैं ब्राह्मण्स को दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, ब्राह्मण्स को पूरे पूरे गाँव दे दिए कि यहाँ से जो भी टैक्स मिल रहा है, ठीक है, इन पे खेती बाड़ी कराओ, उगाओ और फिर हमें टैक्स दो, ठीक है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। इन एडिशन द बेनिफिशरीज वर गिवन द राइट टू गवर्न द पीपल लिविंग इन द डोनेटेड विलेजेस। यहाँ तक कि जो ज़मीन दी, किंग ने ज़मीन दे दी ब्राह्मण्स को, ब्राह्मण ने उस ज़मीन पर लोगों को रख लिया, वहाँ पूरे गांव बस गए, और उन गांव वालों से क्या शर्त रखी कि अगर आप इस ज़मीन पे आपको रहना है, खाना पीना है, खेती करनी है, तो उसके बदले आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो तो फिर बेचारे दब गए यहाँ पर। अब यहाँ होने क्या लग गया, अब उस ज़मीन के साथ साथ वहाँ पर जो रहने वाले जो लोग थे उस पर भी उनको पूरी तरह से गवर्न करने की जो ताकत थी वो उन्हीं को दे दी जिनको वो ज़मीन दी है फ्री में। जैसे वहाँ पर किसी ब्राह्मण के हाथ में पावर दे दी कि पूरे गांव को संभाल सकते हो तुम ही, ठीक है, पूरे गांव को तुम ही देखो कैसे करना है, क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रॉयल रिटेनर्स वर नॉट परमिटेड टू एंटर द गिफ्टेड प्लेस। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे राजा के अपने खुद के, जो रॉयल रिटेनर्स होते थे, उनको कोई परमिशन नहीं थी ऐसे गिफ्टेड विलेज में जाने का जो किसी ब्राह्मण को गिफ्ट के तौर पे दिए गए हैं। अप टू द 5th सेंचुरी द रूलर्स जनरली रिटेन द राइट टू पनिश द थीव्स, बट इन लेटर टाइम द बेनिफिशियरी वर ऑथराइज टू पनिश ऑल द क्रिमिनल ऑफेंडर। देखिए शुरुआत में क्या था, 5th सेंचुरी के आसपास जो रूलर्स होते थे उनको ये राइट था कि वो किसी भी इंसान को, जैसे कि जो चोर वगैरह है या जिसने कोई क्राइम किया है, वो उसको पनिश करेंगे। लेकिन बाद में ये चीज़ बदल गई। कैसे? जो बेनिफिशरीज थे, जिसका भी उस लैंड पर कंट्रोल था, जिसको भी वो लैंड गिफ्ट में मिली है, अब वही उस लैंड पर रहने वाले जो अगर कोई भी लोग अगर ऐसी हरकत करते हैं तो ये राइट उसी को मिल गए कि वही क्या करे, जस्टिस कर रहा है उनके साथ, वही उनको पनिशमेंट दे रहा है। Thus, the Brahmins not only collected taxes from the peasant and artisan but also maintained law and order in the villages granted to them. अब तो जो ब्राह्मण थे उनको जो ज़मीन मिली थी गिफ्ट में, ठीक है ना, जो ग्रांट्स उन्हें दिए गए थे लैंड की फॉर्म में, अब वो सिर्फ वहाँ से टैक्स ही कलेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ पर जो लॉ ऑर्डर को जो मेंटेन करने का जो जिम्मा था वो भी उन्हीं पर आ गया, वो काम भी वही कर रहे हैं। अब ज़्यादा जो विलेजेस थे वो किस पर डिपेंड हो गए, वो ब्राह्मण पर हो गए। दस द पावर ऑफ द किंग वॉज हेविली अंडरमाइंड फ्रॉम द एंड ऑफ द गुप्तास पीरियड ऑनवर्ड। इन द मौर्य पीरियड टैक्सेस वर असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द एजेंट ऑफ द किंग। लेकिन बाद में गुप्ता टाइम तक तो ये चीज़ चलती है, ठीक है, अब कहीं ना कहीं तो इससे तो पावर जो है किंग की वो कम हो रही है। लेकिन मौर्य पीरियड में क्या हुआ, जो टैक्सेस थे अब फिर से उसको कलेक्ट करने का जो तरीका था वो थोड़ा चेंज हुआ, और यहाँ पर फिर से जो किंग के बनाए हुए जो एजेंट्स थे उनको ही ये राइट दिया कि वही क्या करेंगे, टैक्स को कलेक्ट करें, और लॉ एंड ऑर्डर ऑल्सो मेंटेन बाय दैम। और जो लॉ और जो ऑर्डर है उसको भी जो किंग के आदमी है वही उसको मेंटेन करेंगे, ठीक है। इन द इनिशियल स्टेज लैंड ग्रांट अटेस्ट टू द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द किंग, ठीक है, और शुरुआत में जो लैंड ग्रांट्स थे वो ज़रूर किंग की पावर को ज़रूर बढ़ाते हैं। इन वैदिक टाइम द किंग वॉज कंसिडर्ड द ऑनर ऑफ द कैटल और गोपति। वैदिक टाइम की बात करें हम, ठीक है, जब वैदिक टाइम जो हमारा बहुत ही शुरुआत वाला टाइम था, तो उस टाइम पे जो किंग था, जो कैटल्स वगैरह होती हैं जिनको गोपति बोलते थे, उनका जो ऑनर था वो भी किसको माना जाता था, किंग को माना जाता था। लेकिन गुप्ता पीरियड में और उसके बाद वाले पीरियड में ही वॉज रिगार्डेड एज भूपति, ऑनर ऑफ द लैंड। उसके बाद वाले टाइम में किंग को क्या माने जाने लगा, ऑनर ऑफ लैंड, है ना, कि जितनी भी ज़मीन है उसका मालिक कौन है, किंग है, और उसको क्या बोलते थे, भूपति बोलते थे। गोपति कब बोलते थे, जब उसको कैटल का ऑनर माना जाता था, ठीक है। However, eventually land grants undermined the authority of the king and the pockets that were free from the royal control multiplied. तो अब ये टाइम ऐसा था बाद वाला कि जो लैंड ग्रांट्स थे अब वापस से किसकी प्रॉपर्टी होती जा रही थी, वो वापस से किंग की अथॉरिटी मानता जा रहा था, और जो ये जेब भरने वाले जो लोग थे इनसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक थोड़ी राहत हो गई थी, ठीक है, क्योंकि अब जो रॉयल पावर थी उसका कंट्रोल हो गया था वापस से, जिनको गिफ्ट में दी जा रही है ज़मीन उनका कंट्रोल नहीं था। Royal control was further eroded through the payment of government officers by land grant. In the Mauryan period, the officer of the state, from the highest to the lowest, was generally paid in cash. शुरुआत में ये चीज़ करके देख ली थी कि क्या हो रहा था जब लैंड ग्रांट्स दे रहे थे लोगों को, यहाँ पर पूरा कंट्रोल ही उनका होता चला। लेकिन मौर्य पीरियड में क्या हुआ, जो ऑफिसर्स थे स्टेट के उनको लैंड ना देकर बल्कि उनको जो सैलरी थी वो कैश में दी जाने लगी। द प्रैक्टिस कंटिन्यू अंडर द कुशान हु इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड कॉइन। तो यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस है ये बहुत ज़्यादा और फैलती है। जब कुशान का टाइम आता है वो भी सैलरी किस
फॉर्म में देते हैं, कॉपर और गोल्ड कॉइन की फॉर्म में देते हैं. इट लिंगर्ड अंडर द गुप्तास हुज गोल्ड कॉइन वर एविडेंटली मीन फॉर पेमेंट ऑफ द आर्मी एंड हाई फंक्शनरी. गुप्ता पीरियड में भी गोल्ड कॉइन्स चले थे जिससे वो पेमेंट करते थे आर्मी ऑफिसर्स की और जो हाई फंक्शनरीज होते थे उनकी. फ्रॉम द 6th century onward द पोजिशन सीम टू हैव चेंज. अब यहाँ जब 6th century आती है तो एक पोजीशन थोड़ी इन सब जो स्टेट है वो चेंज होता है. जो लॉ बुक होती है रिकमेंडेड दैट सर्विस शुड बी रिवॉर्डेड इन द लैंड, कि जो सर्विस है वो हमें लैंड की फॉर्म में लेनी चाहिए. ठीक है, कोई हमें सर्विस दे रहा है तो हमें उसे लैंड देनी चाहिए. अकॉर्डिंगली फ्रॉम द रेन ऑफ हर्षवर्धन पब्लिक ऑफिसर्स वर पेड इन लैंड रेवेन्यू. अब जब हर्षवर्धन का टाइम आता है, मतलब जो वर्धमान डायनेस्टी होती है उसका टाइम आता है, तो फिर से जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनको पेड किया जाता है लैंड रेवेन्यू की फॉर्म में. फिर से ज़मीनें दान में देनी शुरू कर दी. 1/4 ऑफ द रॉयल रेवेन्यू वॉज इमार्क्ड फॉर द endowment of the great public servant, and the governor, minister, magistrate and the officers were given portion of land for their personal upkeep. यहाँ तक कि उनके पर्सनल काम काज के लिए भी उनको ज़मीन देनी शुरू करी. and all these created vested interest at the cost of royal authority, and thus by the 7th century this is distinct evolution of land lordism. अब फिर से यहाँ पर जो चीज़ जैसे तैसे करे कंट्रोल करी थी, अब वापस से वर्धमान डायनेस्टी के बाद से फिर से ये चीज़ें फिर से बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन होता है इनका, और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है लैंड लॉर्डिज्म. क्योंकि अब जब ज़मीन जा रही है लोगों के पास तो अपने अपने लॉर्ड तो बनी जाएंगे वो. एंड द डिवोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल स्टेट अथॉरिटी, और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल स्टेट की जो अथॉरिटी थी, जो किंग के अंडर अब सब कुछ पावर आ रही थी, है ना. पहले तो सेंटर में कौन रहता है, हमेशा किंग होता है. तो सेंट्रल की जितनी पावर थी वो सारी स्टेट के पास होती है, किंग के पास होती है, उसकी अथॉरिटी में सारी ज़मीन वगैरह आती है. लेकिन अब वो जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं डिजोल्व होने लगी थी. ठीक है, और किस चीज़ का एवोल्यूशन हो रहा था, लैंड लॉर्डिज्म का हो रहा था, क्योंकि हर कोई जिसके पास जितनी ज़मीन वो अपनी ज़मीन का अपने आप को लैंड लॉर्ड बता रहा था. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक न्यू agrarian economy. We notice an important changes in the agrarian economy. Landed beneficiary could neither cultivate land nor collect revenue on their own. The actual cultivation was entrusted to peasant or sharecroppers who were attached to the land but did not legally own it. अब यहाँ पर ज़मीनें दे दी, ज़मीन तो दे दी. अब यहाँ क्या हुआ, जो लैंडेड बेनिफिशरीज हैं जिनको ज़मीन दी जा रही थी, गिफ्ट में दी जा रही थी, वो ना तो खुद से उस पर कल्टीवेशन कर रहे थे, ना वो खुद से उस पर कोई रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, बल्कि ये काम कराने के लिए उन्होंने और लोग रख लिए. जो एक्चुअल कल्टीवेशन था उसको कौन करता था, जो पीजेंट्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो बेचारे छोटे छोटे किसान थे. लेकिन वो ज़मीन में पूरी सारी मेहनत उनकी होती थी, लेकिन उसके बाद भी वो ज़मीन लीगली उनकी नहीं होती थी. जो चाइनीज़ पिलग्रिम है इत्सिंग, ये बताते हैं कि जो मोस्ट इंडियन मोनास्ट्रीज थी गॉट देयर लैंड कल्टिवेटेड बाय द सर्वेंट्स एंड द अदर. आपने सुना होगा कि इंडिया में जो मोनास्ट्रीज होती थी पहले, जो मठ वगैरह होते थे, उस पर कंट्रोल जो पावर है वो किसकी होती थी, ब्राह्मण्स की होती थी, जिसको भी वो लैंड दी गई है. लेकिन वहाँ पर असल में जो काम करने वाले थे, जो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने वाले थे, वो होते थे वहाँ पर जो सर्वेंट्स होते थे. ठीक है ना, जो दूसरे लोग होते थे, जिसकी वो ज़मीन है उसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. ह्वेनसांग डिस्क्राइब द शूद्र एज एग्रीकल्चरिस्ट. ह्वेनसांग ने बताया है कि जो शूद्र थे उस कैटेगरी में कौन आते थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट है. ठीक है ना, उनको शूद्र बोलते हैं, जो खेती बाड़ी करते थे. विच सजेस्ट दैट दे नो लॉन्गर कल्टिवेटेड लैंड जस्ट एज स्लेव एंड एग्रीकल्चर लेबर बट पॉसिबली ऑक्यूपाइड इट टेम्परली. तो इनको जो ये इस तरह के जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, ये कोई इनको स्लेव की तरह तो काम नहीं करवाया जाता था. ठीक है ना, एग्रीकल्चर लेबर की तरह, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए ये भी इस तरह से ही काम करते थे. मतलब कोई बहुत, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी पोजीशन थी इनकी भी. दिस एविडेंटली हैपन इन द ओल्ड सेटल एरियाज इन नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया के मोस्टली पार्ट में यही होता था. When people were granted in the tribal area, the agriculturists were placed under the control of religious beneficiaries, especially the Brahman. अब यहाँ पर जो विलेज थे, जो ग्रांटेड किए गए थे ट्राइबल एरियाज़ के जो लोग थे, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज़ में जो भी लैंड वगैरह थी, वहाँ पर भी जो एग्रीकल्चरिस्ट, जो ज़मीन पर काम करने वाले जो लोग थे, ट्राइबल एरिया जो घने जंगल वगैरह वाला, उस ज़मीन पर भी उन एग्रीकल्चरिस्ट पर भी किसका कंट्रोल था, जो रिलीजियस बेनिफिशरीज थे, मतलब जिनको वो लैंड दान दक्षिणा में दे दी गई थी. दान दक्षिणा में किसको दी जा रही थी ये लैंड, तो वो दी जा रही थी ब्राह्मण्स को, तो उन्हीं का पूरा कंट्रोल था. बिकॉज द ब्राह्मण बिगेन टू ग्रांटेड लैंड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम द 5th-6th सेंचुरी ऑनवर्ड. क्योंकि ये जो 5th-6th सेंचुरी वाला टाइम था, यहाँ पर इस टाइम पर ब्राह्मण्स के पास बहुत अच्छी खासी जो ज़मीन थी वो इकट्ठा हो गई थी. From the 6th century onward, sharecroppers and peasants were particularly asked to remain on the land granted to the beneficiary in the backward and the mountain areas such as Odisha, Deccan. और फिर बाद में जो छोटे मोटे किसान थे, ठीक है ना, और जो शेयर क्रॉपर्स थे, इन्होंने इन्हीं ज़मीन पर रहना शुरू कर दिया था, जो ये उड़ीसा और डेक्कन वाला एरिया था. फ्रॉम देयर द प्रैक्टिस स्प्रेड टू द गंगा बेसिन. और धीरे धीरे जो ये प्रैक्टिस है ये पूरी गंगा बेसिन तक फैल जाती है. इन द नॉर्थ इंडिया टू आर्टिजन पीजेंट वर आस्क्ड नॉट टू लीव द विलेज गारंटेड टू द बेनिफिशरीज. और फिर यही चीज़ वहाँ के लोग देख के, जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं वो भी कहते हैं कि भाई हम जिस ज़मीन पे काम कर रहे हैं, क्या हम इन्हीं ज़मीन पर रहना शुरू कर दें.
दस प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। तो वो क्यों मना करेंगे जो बेनिफिशरीज है, भाई उनको तो अच्छा खासा टैक्स मिल रहा है, काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं रहो है। इससे होता क्या था कि जो आर्टिशियंस थे, पीजेंट थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना पड़ता था कि थोड़े टाइम के लिए यहाँ, थोड़े टाइम के लिए यहाँ, वो सेटल्ड हो गए थे एक ही जगह पे। तो जो एक बड़ी जो मास मोबिलिटी देखी जा रही थी कि एक बड़ा सा जो लोग थे वो एक जगह रह रहे हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, वो अब जो चीज़ थी वो थोड़ी बंद हो गई थी। अब देखते हैं डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड टाउन। जो ट्रेड और टाउन है उसका डिक्लाइन कैसे होता है। तो 6th सेंचुरी ऑनवर्ड हम क्या देखते हैं, एक काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखा जाता है। ट्रेड जो होता था खासकर रोमन एम्पायर से, वो एंड हो जाता है 3rd सेंचुरी में। और जो सिल्क का ट्रेड होता था ईरान के साथ, और जो बेजेंटिन, वो बीच में रुक जाता है, मिड 6th सेंचुरी के बीच में वो ट्रेड भी रुक जाता है। इंडिया कैरिड ऑन सम कॉमर्स विद चाइना, लेकिन इंडिया के कुछ रिलेशन अभी चाइना के साथ बचे थे। साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी उनके रिलेशन थे। बट इट बेनिफिट्स वर रीप बाय द अरब हु एक्टेड एज मिडल मैन। लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का भी जो नुकसान था वो काफ़ी हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे जो मिडल मैन थे वो बैठे रहते थे। इन द फ्यूडुअल सेटअप हॉर्स ट्रेड बिकम मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द मिलिट्री नीड। अब यहाँ पर जो हॉर्स ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चलने लगा था, क्योंकि ये टाइम ऐसा था कि लोग लड़ाई झगड़े में, ठीक है ना, और ये अटैक करने में बड़ा बिलीव कर रहे थे, तो मिलिट्री की रिक्वायरमेंट के लिए उनको घोड़े चाहिए होते थे। इन द 6th सेंचुरी हॉर्सेस फ्रॉम पर्सिया वर इम्पोर्टेड। और 6th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे जो घोड़े हैं उनका ट्रेड किया जाता है पर्शिया से, ठीक है, पर्शिया से लाया जाता है। एंड ट्रेडर डिड नॉट हैव टू पे कस्टम ड्यूटीज, ठीक है। बिफोर द राइज ऑफ इस्लाम अरब हैव वर्चुअली मोनोपोलाइज्ड इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड। देखो जब तक जो इस्लाम का राइज नहीं हुआ था, ठीक है, तो जब ये जो बहुत ज़्यादा जो टैक्स वगैरह था कि यहाँ से अगर आप यूरोप जाते हो तो बीच में जो भी इस्लामिक कंट्री पड़ती है तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता था। लेकिन बाद में क्या होता है, जो अरब होते हैं वो मोनोपोलाइज कर देते हैं इंडिया का एक्सपोर्ट, ठीक है ना, कि सिर्फ यहीं पर ही होगा, अरब तक ही आएगा, और फिर अरब वाले उसको आगे कहीं फिर बेचेंगे, क्योंकि अगर सीधे इंडिया वाले यूरोप में निकल जाएंगे तो उनको तो बहुत तगड़ा फायदा हो जाएगा। तो ऐसा अरब क्यों चाहेगा बीच में, वो तो ये चाहेगा ना कि इंडिया का सारा सामान हम यहाँ ला के रखें अपनी कंट्री में, और फिर यहाँ से हम महंगे दामों में कहीं बाहर बेचें। तो इस तरह से जो फेस कर रहे थे डिफिकल्टीज़, वो बहुत ज़्यादा जो ये हमारा जो इंडिया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो उस चीज़ को फेस कर रहे थे। जो डिक्लाइन होता है ट्रेड का फॉर वेल ओवर 300 ईयर्स आफ्टर द 6th सेंचुरी, तो एक लंबे टाइम तक ये जो ट्रेड है में डिक्लाइन है वो चलता है। बाय द वर्चुअल एब्सेंस ऑफ गोल्ड कॉइन इन इंडिया, बहुत सारे जो अभी तक इंडिया में बहुत सारे जो गोल्ड कॉइन मिल रहे थे, बन रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होने लगे थे। मेटेलिक मनी आफ्टर द 6th सेंचुरी अब देखी जाती है आगे। मेटेलिक मनी इज ट्रू नॉट ओनली फॉर द नॉर्थ इंडिया बट ऑल्सो साउथ इंडिया। काफ़ी ज़्यादा जो मेटेलिक मनी थी वो कम देखी जा रही थी। जो अब आप खुद सोचिए, कहीं पर भी मेटल मनी है, जो गोल्ड कॉइन है, सिल्वर कॉइन है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उनकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ट्रेड करते हैं तभी तो ज़रूरत पड़ती है, अब नहीं पड़ रही है, ट्रेड ही नहीं हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए वो जो कॉइन थे वो काफ़ी कम हो चुके थे। द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड लेड टू द डिके ऑफ टाउन। अब जब ट्रेड नहीं होगा तो जो टाउन्स थे उनका भी धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि पहले कोई भी टाउन वगैरह इसलिए लगते थे क्योंकि वहाँ पर ट्रेड अच्छा होता था। तो जो ट्रेडर्स थे वो वहाँ पर आकर ही रहना शुरू कर दिया करते थे कि यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग अच्छी चल रही है तो हम यहीं पर ही अपनी फैमिली को ले आते हैं, यहीं सेटल हो जाते हैं, और छोटे छोटे टाउन्स बन जाते थे। अब ट्रेड ही नहीं हो रहा है तो वो ट्रेडर्स वहाँ पर क्या करेंगे। टाउन्स फ्लरिश्ड इन द वेस्ट एंड द नॉर्थ इंडिया अंडर द सतवाहना एंड द कुषाण। जो टाउन्स थे वो फ्लरिश कब होते हैं, नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में, जब सतवाहन का और जो कुषाण का टाइम होता है। एंड अ फ्यू सिटीज़, कुछ जो सिटीज़ है वो गुप्ता के टाइम पर भी आती हैं। हाउ एवर द पोस्ट गुप्ता पीरियड विटनेस द ruin ऑफ मैनी ओल्ड कमर्शियल सिटी इन द नॉर्थ इंडिया। लेकिन पोस्ट गुप्ता पीरियड के, गुप्ता पीरियड का जो बाद वाला टाइम होता है, उस टाइम में आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो कमर्शियल सिटीज़ होती हैं वो धीरे धीरे उनका एंड होने लग जाता है नॉर्थ इंडिया में। एक्सकेवेशन शोड एट सेवरल टाउन इन हरियाणा, ईस्ट पंजाब, पुराना किला दिल्ली, मथुरा, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, यूपी कौसाम्बी, ठीक है, राजघाट, चिरांद, वैशाली, पाटलिपुत्र बिगेन टू डिक्लाइन इन द गुप्ता पीरियड। तो ये सारी सिटीज़ ऐसी थी जो कहीं ना कहीं इनकी जो शुरुआत थी डिक्लाइन होने की वो गुप्ता पीरियड से ही शुरू हो चुकी थी एंड लार्जली डिसअपीयर्ड इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। और गुप्ता टाइम्स के आखिरी तक आते आते पूरी तरह से ये डिसअपीयर्ड हो गई थी। जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे हुएनसांग, वो बहुत सारे जो टाउन्स हैं इंडिया में यहाँ पर उस समय जो थे वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर लिख कर भी जाते हैं। बट फाउंड दैम वर्चुअली डेजर्टेड एंड डिप्लोपेटेड। तो अब वो यहाँ बताते हैं कि वो आप यहाँ पर जो टाउन्स थे, सिटीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको जैसे वो पहले बड़ी वेल्दी हुआ करती थी, अब वो हालत उनकी नहीं रही थी, ठीक है। वर्चुअली डेजर्टेड इन्होंने बताया अपने अकाउंट्स में। On account of the restricted market for Indian export, artisan and merchant living in this town flocked to the countryside and took to cultivation। और बहुत सारे जो ट्रेडर्स, जिनका बड़ा अच्छा ट्रेड चल रहा था, लेकिन जब उन पर बहुत ही हैवी ड्यूटीज़ लगा दी जाती है एक्सपोर्ट करने पे किसी भी चीज़ को, कि इतना तो अब आप खुद सोचो कि मैं यहाँ से इंडिया से एक कुछ भी एक पानी की बॉटल का ट्रेड करती हूँ, ठीक है,
अब यहाँ वो मेरी बॉटल बनाने में 10 रुपये लगे, मैंने सोचा मैं इसको 15 में बेचूंगी, लेकिन जब मैंने उसे एक्सपोर्ट करने के लिए मैं बाहर निकली तो उस पर कस्टम ड्यूटी लग गई, कस्टम ड्यूटी लगा दी उस पर कि क्या आपकी 20 रुपये कस्टम ड्यूटी लगेगी, ठीक है। अब बॉटल हो गई वो 35 की। अब मैं बाहर जाके जब उसको बेचूंगी तो मैं क्या सोचूंगी कि अब भाई फिर से दाम बढ़ाऊँ, क्योंकि भाई 20 रुपये की मैंने कस्टम ड्यूटी दी है। अब वो 10 रुपये की बॉटल 60-70 रुपये की बैठ गई है। अब खरीदने वाला बेवकूफ़ तो है नहीं, उसको को पता तो चल ही जाता भाई कितने की बॉटल है, लेकिन उस पर ड्यूटीज इतनी ज़्यादा लग गई कि मेरी मजबूरी बन गई उसको महंगा बेचना। अब मैं महंगा बेचूंगी उसको तो कोई उसको खरीदेगा नहीं, जब खरीदेगा नहीं तो मेरा बिजनेस अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लोगों के साथ यही हुआ कि उन पर ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा लग गई जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है वो इतनी ज़्यादा लगा दी कि उनका प्रोडक्ट अपने आप महंगा हो गया, और जब महंगा हो गया तो उसको खरीदना बंद कर दिया गया, और इससे जो ट्रेडर्स थे उनका जो ट्रेड था वो पूरी तरह से बंद हो गया, और वो वापस से किस तरफ आ गए, एग्रीकल्चर की तरफ आ गए। In the late 5th century, a group of silk weavers from the western coast migrated to Mandsaur in Malwa and gave up silk weaving and adopted other profession। और उन लोगों ने वेस्टर्न कोस्ट वगैरह को छोड़ के धीरे धीरे जो लोग थे उन्होंने सिल्क वीविंग जो दूसरे प्रोफेशन थे उनको अडॉप्ट कर लिया, उनको करना शुरू कर दिया। ऑन द अकाउंट ऑफ द डिके ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स द विलेजेस हैड टू मीट देयर नीड्स ऑफ सॉइल, सॉल्ट, स्पाइसेस, क्लोथ एक्सेट्रा, ठीक है। अब जब धीरे धीरे डिके होने लगा ट्रेड का, टाउन्स का, द विलेजेस हैड टू मीट देयर नीड्स ऑफ ऑयल, सॉइल, स्पाइसेस, क्लॉथ ऑन देयर ओन। तो अब वो खुद से ही अपनी चीज़ों को, जो गांव में रहने वाले लोग थे उनकी जो नीड्स थी खुद ही पूरी करनी थी अब उन्हें। दिस गेव राइज टू स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ से धीरे धीरे छोटे छोटे जो प्रोडक्शन थे वो स्टार्ट हो गए जो अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा कर सकते थे। मोस्ट मर्चेंट कुड हैव बिकम कल्टिवेटर। तो बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे वो कल्टिवेटर बन गए, बट सम वर अपॉइंटेड मैनेजर ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ को मैनेजर रख लिया गया कि ठीक है आप लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को संभालो। लाइक टेम्पल एंड ब्राह्मण, सम मर्चेंट वर ऑल्सो ग्रांटेड लैंड बाय द किंग ना गुप्ता। बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे उनको जैसे अभी तक मंदिर के लिए ब्राह्मण्स को ज़मीन दी जा रही थी, तो वैसे कुछ मर्चेंट्स थे उनको भी, किंग वगैरह थे जो गुप्ता पीरियड में, उनको भी ऐसे ही ज़मीनें मिल गई थी कुछ मर्चेंट्स को उनके टाइम पे। इन सच केसेस दे डायरेक्टली लुक्ड आफ्टर देयर लैंड ग्रांट्स। अब वो जो लोग थे वो ट्रेड वगैरह को छोड़ के अपनी जो लैंड थी उस पर ध्यान दे रहे थे, बट इनडायरेक्टली दे लुक्ड आफ्टर द ग्रांट्स ऑफ लैंड ऑफ विच दे हैड बीन अपॉइंटेड ट्रस्टी मैनेजर, दैट इज लैंड इन डॉन ऑन टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज। तो उन्होंने भी अपनी ज़मीनों पे जैसे ब्राह्मण्स काम बढ़ा रहे थे ना, लोगों को रख लिया, ठीक है, काम करा रहे हैं उनसे, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने भी वही शुरू कर दिया जो दूसरे मर्चेंट्स थे। द रोल ऑफ द मर्चेंट एज लैंडलॉर्ड वॉज लिंक टू द डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड लैंड टाउन्स। अब देखा देखी जो मर्चेंट्स थे वो उस फील्ड में क्यों कूदे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जो ट्रेड था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। अब उन्होंने किसको देखना शुरू करा कि जो हमारी ज़मीन है, जैसे ये ब्राह्मण्स हैं, ठीक है, ये टेम्पल बना रहे हैं, मोनास्ट्री बना रहे हैं, फिर दूसरे लोगों से यहाँ पर काम कमा रहे हैं और ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है इनकी, तो क्यों ना हम भी यही काम करें। तो यहाँ पर जो मर्चेंट्स थे उन्होंने अपना फील्ड छोड़ के उन्होंने इस फील्ड को अडॉप्ट कर लिया जो ये लैंडलॉर्ड वाला बनने का था, और वो इसमें अच्छे खासे बनते भी हैं। और जब वो लैंडलॉर्ड बनते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो व्यापारी है जब अपने व्यापार को छोड़ देगा तो धीरे धीरे जो ट्रेड है वो तो खत्म हो ही जाएगा, ट्रेड खत्म होगा तो टाउन्स भी खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक डिक्लाइन देखा जाता है, क्योंकि जो मर्चेंट्स थे वो किस फील्ड में आ गए थे, लैंडलॉर्डिज्म के फील्ड में आ गए थे। चेंजेस इन द वर्ना सिस्टम। अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये चैप्टर अभी भी काफ़ी रहता है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इस वीडियो के बाद ये हमारा पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, इसके बाद मैं पार्ट सेकंड लेकर आऊँगी, तो हाफ पार्ट उसमें कवर हो जाएगा। और फिर अगर आप चाहेंगे तो मैं ये जो दोनों वीडियो कंपाइल करके वापस से एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है, जो फिर आपको पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड अलग अलग नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि आपको एक अलग ही इसका सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही रहने देंगे, बाकी जो इसका पार्ट है ये चेंजेस इन द वर्ना सिस्टम वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इतना पार्ट आपको कैसा लगा, कैसा समझ आया, प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप शेयर कर सकते तो प्लीज़ किसी को शेयर करके उसका भला कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब करके मेरा भला कर देना। इस लेक्चर के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।